This is Dr. Anjali Awadhia, Professor Physics, Government Nagarjuna, PG College of Science, रायपुर, छत्तीसगढ़। आज के लेक्चर का टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। किसी आवेशित कण की ऐसे क्षेत्र में गति जहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत हों। ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आवेशित कण को अलग तरीके से एक्सेलरेट करते हैं। आवेशित कण के आवेश की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि वो धनावेशित है कि ऋणावेशित। उसके अनुसार वो उस कण को गति देते हैं, एक्सेलरेट भी करते हैं। और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स देता है और उसके एक सर्कल में उसको मूव कराने की कोशिश करता है। कण अगर गतिशील है तो उसका वेग भी एक सदिश राशि है। तो ये सभी सदिश राशियों का नेट इफेक्ट क्या होगा? वेग एक दिशा में, चुंबकीय बल एक दिशा में, विद्युतीय बल एक दिशा में। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है जिसको हमें ठीक से समझना होगा, तब जाकर हम क्रॉस्ड फील्ड या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर हो किसी आवेशित कण के लिए तो वो किस प्रकार गति करेगा इसको भली भांति समझ सकते हैं। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है उनका अलग अलग क्या प्रभाव पड़ता है किसी आवेशित कण पर। तो ये दोनों ही एक्सेलरेट करते हैं, त्वरित करते हैं किसी चार्ज पार्टिकल को। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ गति की, वेग की दिशा को बदलता है। और मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, चुंबकीय बल, वो हमेशा वेग के लंबवत होता है, क्यू वी क्रॉस बी के अनुसार काम करता है। और इसलिए इस तरह के बल के कारण जो गति या वेग जो होता है उसका पथ जो होता है एक सर्कल हो जाता है। तो एक सर्कुलर ट्रैजेक्टरी पर, एक वृत्तीय पथ पर चुंबकीय बल के प्रभाव में कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो गति करने लगता है। जो विद्युतीय बल है, तो विद्युतीय बल जो है वो आवेश के वेग की दिशा भी बदल सकता है और उसके मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण भी बदल सकता है। किस दिशा में वो कण आ रहा है, किस दिशा में विद्युत क्षेत्र लग रहा है और आवेशित कण का आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक, ये कुछ चीज़ें हैं जो बतलाती हैं कि अल्टीमेट पाथ क्या होगा। जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक पैराबोलिक पाथ में कण को गति कराने की कोशिश करता है। और विद्युतीय क्षेत्र के अलावा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके लिए हम राइट हैंड रूल लगाते हैं, जैसा कि फॉर्मूले में आपको दिख रहा है। क्यू वी क्रॉस बी होता है चुंबकीय फोर्स एफ एम। वी क्रॉस बी को हम वी साइन थीटा बी लिख सकते हैं। अब साइन थीटा का मान, अगर साइन थीटा में थीटा का मान 0 हो तो साइन 0 0 होता है। दैट मीन्स वी और बी पैरेलल हैं, मतलब जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में कण जो है उसका वेग भी है। तो साइन 0 0 हो गया इस केस में, और इसलिए कोई भी चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा इस कंडीशन में। तो थीटा पर निर्भर करता है वेग। थीटा जो है एंगल है वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का। वहीं अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो साइन 90 मैक्सिमम 1 हो जाता है। तो उस समय मैक्सिमम चुंबकीय बल लगता है क्यू वी बी, और ये सर्कुलर पाथ में गति कराने की कोशिश करता है। तो वेग अगर 0 हो गया तो चुंबकीय बल 0 हो जाता है। अगर वेग और क्षेत्र के बीच का, चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल 0 हो गया तो भी चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है। तो इन सारी कंडीशंस को हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्रॉस्ड फील्ड का क्या मतलब होता है, जो हमने शुरू में बात की कि कोई कण अगर ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहाँ चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र जो है वो परस्पर लंबवत लग रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन को एक क्रॉस्ड फील्ड कहा जाता है। ये जो क्रॉस्ड फील्ड है इसमें जब चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो जो आवेशित कण है उसकी गति के आधार पर कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए गए हैं। जैसे कि जे थॉमसन ने इसी प्रयोग की सहायता से आवेश की प्रवृत्ति को नापा था, स्पेसिफिक चार्ज को नापा था, और साथ ही कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज भी इसी प्रयोग के द्वारा हुई थी। साइक्लोट्रॉन और वेलोसिटी सिलेक्टर में भी क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग किया जाता है।
यहाँ एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि जो आवेशित कण या चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो इनका भार बहुत कम होता है, 10⁻28 kg या 10⁻31 kgs। और इसमें थोड़ा सा भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं तो उनका एक त्वरण जो है वो 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के ऑर्डर का हो जाता है। इतना त्वरण पाने पर उनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाता है। तो रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट आते हैं, मतलब जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डिलेशन और मास जो है वो चेंज होता है। रिलेटिविस्टिक मास अलग होता है, रेस्ट मास अलग होता है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो हम गणनाएं करेंगे उसमें रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट को हमने बिल्कुल भी निगलेक्ट किया है, क्योंकि बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस के अनुसार हमको नॉन रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट को ही पढ़ना है। तो पहली कंडीशन है चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी एक ही दिशा में है। कह सकते हैं ये प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं, पैरेलल टू ईच अदर हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सारी सिचुएशन को समझे बिना क्रॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम उसकी गति का पथ जो है निर्धारित करने में सफल नहीं हो पाएंगे और बहुत कठिनाई होगी। तो इसलिए सबसे पहले सरल सिचुएशन से हम शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परस्पर पैरेलल हैं, समानांतर हैं, और आवेशित कण भी उसी दिशा में गति कर रहा है। मान लीजिए एक्स दिशा हम चुनते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र एक्स दिशा में लग रहा है, विद्युतीय क्षेत्र भी एक्स दिशा में लग रहा है, और कण भी एक्स दिशा में ही गति कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम चुंबकीय बल का मान नापें तो क्यू वी क्रॉस बी के हिसाब से, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो चुंबकीय बल 0 हो गया, तो चुंबकीय बल का रोल ख़त्म हो गया पैरेलल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, जब वेलोसिटी भी पैरेलल हो इनके। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पर Q × E बल लगाएगा। तो इस बल के कारण क्या त्वरण होगा, कितनी दूर तक चलेगी, क्या विस्थापन होगा, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि त्वरण कितना होगा और विस्थापन कितना होगा अंडर द एक्शन ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। दोनों की दिशाएं समान हैं। तो त्वरण जो लगेगा कण पर एक्स दिशा में ही लगेगा, Q/E/m के बराबर, Q/E/m के बराबर। डिस्प्लेसमेंट न्यूटन के गति के पहले नियम से x विल बी इक्वल टू v0t प्लस हाफ axt²। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे त्वरण का Q/E/m, तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन हम आते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी पैरेलल हैं, लेकिन आवेश जो है वो इनके लंबवत दिशा में उस फील्ड में एंट्री करता है। तो अभी हम पैरेलल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में की थी। लेकिन अभी आवेश की दिशा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और इसमें आपको बहुत ही नए तरह की गतिपथ दिखाई देगा। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं। मान लीजिए ये दोनों ही वाई दिशा में काम कर रहे हैं, और जो वेलोसिटी है, जो चार्ज पार्टिकल जो चल रहा है वो एक्स दिशा में चल रहा है, और उसका आरंभिक वेग जो है मान लीजिए v0 है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो पैरेलल हैं, लेकिन आवेश जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर हो गया। जब आवेश मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया तो राइट हैंड रूल से हम ये देख सकते हैं कि अगर एक्स दिशा में कण का वेग है, वाई दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय बल जो है वो जेड दिशा में काम करने लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता तो एक्स दिशा में कण का वेग है और वाई दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, तो कण जो है वो एक्स जेड प्लेन पर एक सर्कल बनाता हुआ गति करने लगेगा। इस सर्कल का रेडियस फिक्स होगा और सिर्फ सर्कल में एक समान त्रिज्या वाले सर्कल में वो गति करता रहेगा जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी स्विच ऑन कर दिया। अब सिचुएशन ये है कि पार्टिकल एक्स दिशा में चल रहा था, उस पर चुंबकीय बल लगा तो वो एक सर्कल में मूव कर रहा था एक्स जेड प्लेन में, क्योंकि जेड दिशा में चुंबकीय बल लग रहा है और वाई दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है। अब वाई दिशा में ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई डायरेक्शन में काम करने लगा तो वाई डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा और वो कण को वाई दिशा में एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कण जो पहले चुपचाप सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में एक निश्चित त्रिज्या का वृत्त बना रहा था, जब वो जैसे ही
एक वृत्त कंप्लीट करता है, एक सर्कल कंप्लीट करता है, तो वैसे ही वाई दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कुछ दूरी तक डिस्प्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो उस त्वरण के प्रभाव में वाई दिशा में कुछ विस्थापन उत्पन्न हो जाता है। तो सबसे पहले मान लीजिए वो एक्स जेड प्लेन से लगकर गति कर रहा था, तो वो सर्कल थोड़ा ऊपर उठ जाता है वाई दिशा में, और इन दोनों सर्कल के बीच की दूरी जो है उसको हम पिच कह सकते हैं। अब क्योंकि वाई दिशा में जो गति है वो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये पिच जो है ये लगातार बढ़ता चला जाएगा, तो आपको एक हेलिकल मोशन मिलेगा विथ इंक्रीजिंग पिच, मतलब वाई दिशा में ये सर्कल लगातार ऊपर बढ़ता चला जाएगा, और दो सर्कल के बीच की जो दूरी, जो चली गई दूरी है, वो एक्सेलरेटेड मोशन की वजह से उस दूरी का मान बढ़ता चला जाएगा, मतलब पिच का मान बढ़ता चला जाएगा, तो सर्कल्स के बीच का सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा। चित्र में आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं। तो जो पहला चित्र है उसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया गया था तो एक्स जेड प्लेन पर एक सर्कल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ओनली मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड वाई दिशा में है, आवेशित कण जो है वो एक्स दिशा में चल रहा है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स एफ एम लग रहा है। तो आप देखिए कि ग्रीन एरो से बी दिखाया जा रहा है वाई दिशा में, रेड एरो से मैग्नेटिक फोर्स दिखाया जा रहा है जेड दिशा में, और कण जो है उसको ब्लू एरो से उसका वेग v0 एक्स दिशा में दिखाया जा रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्विच ऑन कर देते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये सर्कल जो है, एक सर्कल कंप्लीट होता है और उसके बाद वो थोड़ा सर्कल ऊपर उठ जाता है और वाई दिशा में डिस्प्लेस हो जाता है ऊपर की ओर, जिस दिशा में उस पर विद्युतीय बल लग रहा है। विद्युतीय बल को भी आप देखिए ग्रीन एरो से वाई दिशा में दिखाया जा रहा है दूसरे चित्र में, जिसमें हेलिकल पाथ में कण जो है सर्कल ही बना रहा है, सेम त्रिज्या का सर्कल बना रहा है, क्योंकि त्रिज्या डिसाइड करता है मैग्नेटिक फील्ड, कितने त्रिज्या का वृत्त बनेगा ये मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको समान त्रिज्या पे वृत्तीय पथ पे गति कराता रहता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उस सर्कल को लगातार ऊपर उठाता जाता है। लेकिन आप ये देखेंगे कि इसमें दो पिच दिखाई दे रहा है, P1 और P2, P1 से P2 ज़्यादा है। ऐसा इसलिए कि वाई दिशा में एक त्वरित गति हो रही है, तो समान समय में जो दूरी तय होगी वो लगातार बढ़ती चली जाएगी एक्सेलरेटेड मोशन होने की वजह से। अब ये जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कल में एक निश्चित त्रिज्या के वृत्त में गति कर रहा है, तो mv²/r उसका सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है qvb मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा दिया जा रहा है। जब इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमको उस वृत्त की त्रिज्या का मान मिलता है जिसमें ये कण गति करता है अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ही डिसाइड करता है कि कितने बड़े त्रिज्या के वृत्त में कण गति करेगा। अगर अल्फ़ा स्पेसिफिक चार्ज है Q/m, तो हम ये कह सकते हैं कि mv²/r = qvb से आपको जो फॉर्मूला मिलेगा रेडियस का वो मिल जाएगा, वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय अल्फ़ा b, या आप इसको बोल सकते हैं mv/qb। वेग जो है वो r × ओमेगा के बराबर होता है। तो वेलोसिटी का मान अगर आपने निकाल लिया तो आप वेग का मान निकाल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और आवर्तकाल निकाल सकते हैं। तो ये सारी गणनाएं हमने यहाँ पर की हुई हैं चार्ज पार्टिकल जो कि सर्कुलर फील्ड में सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब हम निकालना चाहते हैं कि वो जो चार्ज पार्टिकल है जिस पर कि पैरेलल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लग रहे हैं और वो स्वयं जो है उन दोनों के परपेंडिकुलर गति कर रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि एक्स जेड प्लेन में अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो वो गति कर रहा है, वो जो गति है वो उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी जो एक्स दिशा में थी उसके कॉस घटक से Vx को दिया जाएगा, उसके साइन घटक से Vy को दिया जाएगा। तो एक्स जेड प्लेन में जो वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी होगी जिसको v0 cos ओमेगा टी प्लस v0 sin ओमेगा टी से दिया जाएगा इन द डायरेक्शन x एक्सिस एंड z एक्सिस। लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड y दिशा में है, तो y दिशा में त्वरण काम करेगा QE/m के बराबर। Q/m को हमने अल्फ़ा से इस नोटेशन में लिया है, आप QE/m भी ले सकते हैं हर जगह। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी अगर हम निकालना चाहें, इनिशियल वेलोसिटी y दिशा में 0 थी,
कण x दिशा में v0 वेग से गति कर रहा था, और v0 वेग से गति करते हुए जब वो उस पर मैग्नेटिक फोर्स काम करने लगता है तो उसके जो वेलोसिटी के कंपोनेंट हमने x और z दिशा में निकाले थे, वी वाई दिशा में ये जो कंपोनेंट होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो न्यूटन के गति के पहले समीकरण से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पर y दिशा का त्वरण हमको मालूम है q e बाई m के बराबर है या अल्फ़ा e के बराबर है, तो वी वाई भी हमको पता चल गया। तो वेलोसिटी के तीनों घटक हमको पता चल गए। एक्स जेड घटक जो है अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलता है, और जो y घटक है वो हमको अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो टोटल वेलोसिटी जो है वो वी एक्स आई प्लस वी वाई जे प्लस वी जे के लिखी जा सकती है। v0 cos ओमेगा टी आई प्लस अल्फ़ा ई टी जे प्लस v0 साइन ओमेगा टी के। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो x और z दिशा में जो कंपोनेंट मिल रहा है इट इज़ अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और y दिशा में जो वेग मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है। अब हम ये निकालना चाहते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको ज्योमेट्री का ध्यान रखना होगा और आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है जो खुद चल रहा था x दिशा में, और इस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो y दिशा में काम कर रहे थे, इसकी वजह से एक्स जेड प्लेन में ये एक सर्कुलर मोशन करने लगता है, और y दिशा में ये जो है जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि y दिशा में ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण गति कर रहा है। तो पहले y दिशा में आप देखिए कि y दिशा में जो विस्थापन होगा, अगर हम न्यूटन के गति का नियम लगाएं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो क्योंकि y दिशा में आरंभिक वेग 0 था तो यू टी 0 हो जाएगा, तो बचा हाफ ए टी स्क्वायर। तो y दिशा में त्वरण हमने पहले ही निकाल लिया, अल्फ़ा ई के बराबर होता है या क्यू ई बाई एम के बराबर होता है। तो y दिशा में आप डिस्प्लेसमेंट आराम से निकाल सकते हैं, हाफ ए वाई टी स्क्वायर या हाफ अल्फ़ा ई टी स्क्वायर। अब एक्स वाई प्लेन में सर्कुलर मोशन, एक्स जेड प्लेन में अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो कण जो है वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। इस सर्कल की त्रिज्या हमने पहले ही निकाली हुई है। इस सर्कल की त्रिज्या जो है v0 अपॉन अल्फ़ा बी के बराबर है या क्यू v0 अपॉन अल्फ़ा बी के बराबर है। अब हम देखते हैं कि सर्कल जो है ओरिजिन से शुरू हो रहा है बना, वो कण जो है वो v0 वेग से x दिशा में चल रहा है, ओरिजिन से वो चलना शुरू करता है x दिशा में। अब अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स वो एक सर्कल बनाता है, मतलब उसकी दिशा बदल जाती है। तो जब तक वो P बिंदु तक पहुंचता है उसकी दिशा जो है बदल चुकी होती है, V से प्रदर्शित की जा रही है। तो ओरिजिनल डायरेक्शन v0 दिशा में था, फाइनल जो P बिंदु तक पहुंचा वो चलते हुए तो वो v दिशा में है। इन दोनों के बीच मान लीजिए फाई एंगल बन रहा है। अब इस ज्योमेट्री को हम ध्यान रखते हैं तो इस सर्कल की त्रिज्या है कैपिटल R, और हम देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो z दिशा में लग रहा है, और ये जो त्रिज्या है इस सर्कल के केंद्र को O से जोड़ने वाला जो रेखा है वो भी त्रिज्या है, और इस सर्कल के केंद्र को P से जोड़ने वाली रेखा भी त्रिज्या के बराबर है। और इन दोनों त्रिज्याओं, मतलब त्रिज्या की जो ओरिजिनल पोजीशन थी जब कण चलना शुरू करता है O से FM के बीच में थी, और जब वो जिस बिंदु P पर हम देख रहे हैं थोड़े समय के बाद वो फाई एंगल बनाकर पहुंचता है, तो वो P बिंदु पर पहुंचता है, केंद्र से ये दूरी भी R है। तो परिणामी वेग जो है OP, परिणामी दिशा जो हो गई उसकी OP दिशा हो गई। O से P तक जब वो मूव कर रहा है तो OP दिशा में परिणामी डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया। स्मॉल r से इसको दिखाया जा रहा है चित्र में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। अब इस स्मॉल r के कंपोनेंट्स आपको निकालना है x दिशा में और y दिशा में। अब ये जो फाई एंगल बन रहा है दोनों r के बीच में, इन दोनों के परपेंडिकुलर है v0 का डायरेक्शन और v का डायरेक्शन। तो जो एंगल कोई दो रेखाओं के बीच बनता है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स के भी बीच बनता है। तो इसलिए v0 और v के बीच भी फाई एंगल बन रहा है और r के बीच भी फाई एंगल बन रहा है। इस हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो r के घटक होते हैं, तो r का जो घटक है x दिशा में वो r साइन घटक हो जाएगा, क्योंकि फाई एंगल अगर यहाँ बन रहा है तो r जो है x दिशा से वो 90 माइनस फाई एंगल बनाएगा, और 90 माइनस फाई एंगल अगर वो बनाता है तो वो हो जाता है कॉस थीटा की जगह r
cos 90 माइनस थीटा इज़ r sin थीटा। तो x कॉम्पोनेंट हो गया r sin ओमेगा टी, ओमेगा का मान अल्फ़ा बी के बराबर है यानी क्यू बी बाई एम के बराबर है, और r का मान वी ज़ीरो बाई अल्फ़ा बी, या आप कह सकते हैं कि अल्फ़ा क्यू का मान क्यू बाई एम है तो एम वी अपॉन क्यू बी आर ओमेगा टी, या सिंप्लीफाई आप रख सकते हैं, अल्फ़ा ओमेगा टी की जगह आप सिंप्लीफाई लिख सकते हैं। तो x कंपोनेंट जो हो गया वो r साइन ओमेगा टी के बराबर हो गया। z कंपोनेंट अगर हम निकालें r का, तो हम ये देखते हैं कि r cos फाई जो है, z कंपोनेंट जो है वो r माइनस आर साइन 90 माइनस ओमेगा टी के बराबर होगा। साइन 90 माइनस ओमेगा टी जो है माइनस कॉस ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। तो जो z कंपोनेंट है ज्योमेट्री के अनुसार वो r इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। तो थोड़ा सा आपको अपना इमेजिनेशन लगाना होगा। हमको सिंपली ये देखना है कि ओ बिंदु से कर्ण x दिशा में चलना शुरू करता है, p बिंदु तक पहुंचते पहुंचते उसकी दिशा बदल जाती है, वो फाई एंगल बनाता है केंद्र से, और जो उसका पोजीशन वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स हमको निकालने हैं x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में। तो ये कैलकुलेशन हमने किया। अब हम आते हैं उस प्रॉब्लम पर जो कि एक्चुअली हमको अभी एड्रेस करना है, डिकोड करना है कि क्या हो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगे हुए हैं। हम इमेजिन करते हैं कि जो चार्ज है वो सिंपली ज़ीरो वेलोसिटी पर रखा हुआ है। शुरू में चार्ज इज़ प्लेस्ड एट रेस्ट और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दिशा हम पहले से निर्धारित कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है z दिशा में लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है x दिशा में लग रहा है, और चार्ज जो है वो ठीक ओरिजिन पर रखा हुआ है। इनिशियली क्योंकि हमने कहा कि चार्ज जो है वो ज़ीरो वेलोसिटी पर है, वेलोसिटी ज़ीरो हुई तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्योंकि z दिशा में लग रहा है तो इसलिए वो चार्ज को z दिशा में एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा। बहुत ध्यान से हमको देखना है क्योंकि इसके जस्ट पहले हमने देखा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल थे। अभी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्रॉस्ड रखे हुए हैं और चार्ज जो है वो स्थिर रखा हुआ है, रेस्ट पे है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड को ज़ीरो कर देगा, इसलिए क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है। यहाँ पर दिशा की कोई बात नहीं है, वेलोसिटी ज़ीरो है इसलिए मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो है इनिशियल कंडीशन में। लेकिन z दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो z दिशा में एक्सेलरेटेड मोशन मिलेगा। तो z दिशा में इलेक्ट्रिक फोर्स उसको मूव करने की कोशिश करेगा। जैसे ही कण में वेलोसिटी आ जाती है, उसकी वेलोसिटी नॉन ज़ीरो हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको चलना आना शुरू कर दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हो जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो x डायरेक्शन में लग रहा है और कण जो है वो z डायरेक्शन में चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता चल गया और आवेश की दिशा, चलने की दिशा आपको पता चल गई और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी आपको पता चल गया। तो z दिशा में आवेश चलने लगा है, x दिशा में मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है और इन दोनों के परपेंडिकुलर जो है वो मैग्नेटिक फोर्स जो है उसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो xz प्लेन में उसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। z दिशा में कण इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में पड़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में है तो वो x डायरेक्शन में xz प्लेन में उसको x एक्सिस के सेंटर की तरफ रोटेट करने की कोशिश करेगा। इसको इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कैसे चार्ज ने चलना शुरू किया। जैसे ही चलना शुरू किया मैग्नेटिक फील्ड एक्टिवेट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जो है x है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आवेश के चलने की दिशा z है। आपको राइट हैंड रूल मालूम है तो उसके अनुसार मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उसको वापस x एक्सिस की तरफ ड्रॉ करने की कोशिश करेगा। तो बेसिकली वेलोसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वेग है वो एक त्वरित गति है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वेलोसिटी का मान बढ़ता चला जाएगा समय के साथ, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी के मान बढ़ता है मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उसको एक कर्व्ड पाथ में घुमा देती है
और ये घुमाव तब तक जारी रहता है जब मैग्नेटिक फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स के ठीक बराबर नहीं हो जाता। और अल्टीमेटली ये फ़र्क पड़ता है कि जब वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है चार्ज पार्टिकल की, ठीक उस समय जब वो एक्स एक्सिस को टच करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, आप इसमें चित्र में लूप्स देख रहे हैं बहुत सारे, इनको साइक्लॉइड कहा जाता है। ये cycloid path is generated by a point on the circumference of a rolling wheel। कोई व्हील अगर गोल गोल घूम रहा है और उस पर आपने कोई एक डॉट लगा दिया, तो उस डॉट का जो पथ होगा वो इस तरह के साइक्लॉइड के द्वारा दिया जाएगा। अब ये देखिए साइक्लॉइड बनता कैसे है। तो आप देख रहे हैं कि लूप जो है एक्स एक्सिस से पहले जेड एक्सिस की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसे ही वेलोसिटी जो है कुछ बढ़ती है तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और इसको वापस एक्स एक्सिस की तरफ खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है वो इन दोनों के अपोजिट, इन दोनों के परपेंडिकुलर लग रहा है। एक्स और जेड दोनों के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो इसके प्रभाव में वापस वो उसको जेड एक्सिस की तरफ मोड़ देता है और ये टसल तब तक चलता रहता है जब वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो जाती। जैसे ही वेलोसिटी ज़ीरो होती है मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। अब फिर इलेक्ट्रिक फोर्स काम करना शुरू कर देता है। तो ये प्रोसेस लगातार रिपीटेडली चलता जाता है और आपको एक साइक्लॉइड मोशन मिलता है अंडर द एक्शन ऑफ क्रॉस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक्चुअल पाथ है जो कि हम कह सकते हैं कि किसी क्रॉस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कोई आवेश अगर गति करता है तो वो एक साइक्लॉइड के रूप में गति करता है। तो इसको बहुत ध्यान से हमको देखना होगा, राइट हैंड रूल हमको लगाना है और उसका पथ जो है वो हम निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एप्लीकेशन इन क्रॉस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के। सबसे पहला एप्लीकेशन है वेलोसिटी सिलेक्टर के रूप में। मतलब सिलेक्टर का मतलब होता है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को सिलेक्ट करता है, एक ही वेग को अपने से होकर जाने देता है। मतलब उन चार्ज पार्टिकल को ये फील्ड अपने से होकर जाने देता है जिनका वेग निश्चित एक वेग के बराबर हो, जिसको ये अलाउ कर रहा है। बाकी सारे वेग के कणों को ये डिफ्लेक्ट कर देता है, अपने थ्रू नहीं जाने देता। तो हम चित्र में देख रहे हैं कि एक दो इलेक्ट्रोड्स हैं जिनके द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। इनकी दिशा ऊपर से नीचे की ओर है। कुछ क्रॉस आपको लगे हुए दिख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर और पेपर के प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। तो हमने क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया। क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाने के साथ साथ हमने ये भी श्योर किया है कि ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट हो रहा है, मतलब Fe, और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है, मतलब Fb, ये ठीक बराबर और विपरीत हो जाएं। तो हमने एडजस्ट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम तब तक एडजस्ट करते रहते हैं जब तक कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स, मैं फील्ड नहीं कह रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो उनके कारण जनरेट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है उसके कारण जो लॉरेंट्ज फोर्स जनरेट हो रहा है, उसके इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर काम कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऊपर से नीचे की ओर काम करेगा। तो हमको जो क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाना है वो कुछ इस तरीके से लगाना है कि फोर्स का डायरेक्शन जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट हो जाए। तो कैलकुलेशन हम करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगता है तो कुछ एक्सेलरेशन ए जनरेट होता है और इसके कारण इनर्शियल फोर्स जो हो जाएगा संतुलन की अवस्था में मास इंटू एक्सेलरेशन से दिया जाएगा। तो नेट फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इनर्शियल फोर्स, यानी कि जड़त्वीय बल। हम इनके मान रखते हैं QE प्लस QV क्रॉस B इज इक्वल टू MA। अब जब हम क्रॉस्ड स्थिति में इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों की वैल्यू बराबर कर देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस स्थिति में कण पर कोई भी तरह का त्वरण काम नहीं कर रहा है। कोई भी तरह का त्वरण काम नहीं कर रहा है मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मान ऐसा ले आए हैं कि
उन दोनों का मान एक दूसरे के बराबर और विपरीत हो गया है तो कण सीधे सीधे इससे बाहर निकल जाएगा सरल रेखा में चलते हुए। इस दोनों फील्ड के नेट प्रभाव ये होगा कि वो सरल रेखा में चलते हुए बिल्कुल एक समान वेग से चलते हुए उस पर कोई त्वरण काम नहीं करेगा और वो सीधा निकल जाएगा, मतलब वो फिल्टर हो गया, उसको सिलेक्ट कर लिया गया है। तो यही इसका प्रिंसिपल है। तो हमने देखा कि एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया और v और b पहले ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो साइन थीटा की वैल्यू जो है 1 हो जाती है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हमने एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट रखा है तो इसका डायरेक्शन जो है वो माइनस साइन दिखा रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फोर्स का इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन के विपरीत है। तो इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो वेलोसिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, v इज इक्वल टू ई बाई बी। तो वेलोसिटी सिलेक्टर इसी सिद्धांत पर काम करता है कि यदि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस्ड पोजीशन में लगाएं और उनको इस तरीके से एडजस्ट करें कि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के ठीक बराबर और विपरीत हो, तो इस तरह का फील्ड सिर्फ एक ही तरह के कणों को अपने से होकर जाने देगा जिनकी वेलोसिटी ई बाई बी के बराबर है। तो जिस वेलोसिटी को हम चाहते हैं उतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम जनरेट कर दें, ई की वैल्यू बदल दें, बी की वैल्यू बदल दें तो वेग बदल जाएगा। तो एक ही तरह के अरेंजमेंट में ई और बी का मान बदल बदल के हम अलग अलग वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक समान वेग के पुंज को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बीम में कई तरह की एनर्जी वाले पार्टिकल्स रह सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो पार्टिकल एक्सेलरेटर से निकलने के बाद जो कण है वो उनमें यूनिफॉर्मिटी हो। तो इस वेलोसिटी सिलेक्टर का उपयोग करके एक ही वेग के कणों को हम इस वेलोसिटी सिलेक्टर से फ़िल्टर कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन है जो जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट में किया गया था। इसमें बेसिकली इन्होंने एक जैसा चित्र में आपको दिख रहा है ये ट्यूब है, एक वैक्यूम ट्यूब है। इस वैक्यूम ट्यूब के भीतर एक इलेक्ट्रॉन गन है। इस इलेक्ट्रॉन गन से थर्मियोनिक इमिशन के द्वारा जब इसमें लगे कैथोड को गर्म किया जाता है तो थर्मियोनिक इमिशन के द्वारा इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जिनको कैथोड रेज कहा गया था, क्योंकि उस समय तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं की गई थी। और वास्तव में ये प्रयोग जो है इतना महत्वपूर्ण है, इसी से पहली बार ये जाना गया कि कैथोड रेज जो होती हैं नेगेटिवली चार्ज होती हैं। तो कण के आवेश की प्रवृत्ति का भी हम इससे जायज़ा ले सकते हैं। तो कैथोड से कैथोड रेज निकलती हैं, ग्रिड की सहायता से उनको फाइन ट्यून किया जाता है, एक बीम के फॉर्म में लाया जाता है। ग्रिड नेगेटिव होता है और एक एनोड लगा होता है। ये एनोड जो है ये पॉजिटिव होता है। तो ये एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज को। ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो है एक क्रॉस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं। तो क्रॉस जो दिख रहा है एक सोलेनाइड की सहायता से यूनिफॉर्म सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाता है एक सर्कल के भीतर, और इसका डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। और एक पैरेलल प्लेट्स आपको दिख रही हैं, इसकी सहायता से धन और ऋण विभवांतर जनरेट किया जाता है। तो हाई वोल्टेज यहाँ पर लगाया जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि ये कैसे वर्क करेगा ये सेटअप। तो जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की ओर। ये चार्ज को, अगर चार्ज नेगेटिव है तो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो कैथोड की तरफ इलेक्ट्रोड होगा। तो यहाँ चित्र में हमको दिख रहा है कि हमने इलेक्ट्रॉन अगर लिया, कैथोड रेज क्योंकि ली हैं जो नेगेटिवली चार्ज थी, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड काम कर रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो हमको इलेक्ट्रिक फोर्स की दिशा पता चल गई कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैथोड रेज को अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रॉस लगाया है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, और इसका डायरेक्शन इस तरह से हमने सिलेक्ट किया है कि जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में लगे। अब राइट हैंड रूल से हम ये पता लगा सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अपवर्ड जो है वो फ्लो करवाता है। तो यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, कैथोड रेज जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बने हुए हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये फिक्स हो गया कि क्रॉस फील्ड आपने लगाया और इस तरह से लगाया कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अपवर्ड काम कर रहा है और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड काम कर रहा है। तो ये इसकी वर्किंग का मेन प्रिंसिपल है।
प्रोसीजर ऐसा है कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को ऑफ रखते हैं। ऑफ रखने पर यह होता है कि जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज निकलती हैं तो वो बिना किसी रिफ्लेक्शन के एक समान यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते हुए फ्लोरोसेंट मटेरियल से बने हुए स्क्रीन पर पड़ती हैं, वहाँ पर एक स्पॉट जनरेट करती हैं। उसको हम एडजस्ट करके ज़ीरो पर ले आते हैं, तो ये ज़ीरो रीडिंग हो गई हमारी, मतलब इनिशियल रीडिंग हो गई स्पॉट की। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन करने पर जैसा कि हमने देखा कि वो इलेक्ट्रॉन बीम को अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके स्पॉट को 1 सेंटीमीटर डिफ्लेक्ट करा सकते हैं, चाहे तो 2 सेंटीमीटर, चाहे तो 3 सेंटीमीटर, ऐसे अलग अलग डिस्टेंस पर हम उसका डिफ्लेक्शन जनरेट कर सकते हैं। तो हम किसी एक डिफ्लेक्शन को चूज़ करते हैं कि जिसमें जाकर इलेक्ट्रॉन बीम फिक्स हो जाता है अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन रहने देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को भी टर्न ऑन कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया है, अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो गया, उसको वापस लाने की कोशिश करता है। मैग्नेटिक फील्ड का मान हम लगातार तब तक बढ़ाते जाते हैं जब तक इलेक्ट्रॉन बीम जो है वापस अपने पुरानी पोजीशन, ज़ीरो पोजीशन पर, उस पोजीशन पर नहीं आ जाती जबकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों नहीं लगे हुए थे। तो ज़ीरो पर फिर से हम उसको ले आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़ीरो पर पहले था स्पॉट, इलेक्ट्रॉन बीम जो था पहले ज़ीरो पर था। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो जितना डिफ्लेक्शन उत्पन्न हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लगाकर उस डिफ्लेक्शन को हमने ज़ीरो कर दिया और वो वापस अपनी जगह पर आ गया। तो ये प्रोसीजर है। अब अगर कैलकुलेशन देखें कैसे हम इससे स्पेसिफिक चार्ज निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को इस प्रकार से लगाया है कि उनका मान एक दूसरे के बराबर और विपरीत हो, इक्वल एंड अपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स E इंटू ई इज़ इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स EVB, क्योंकि V और B क्रॉस्ड कंडीशन में है। तो यहाँ से वेलोसिटी निकल आई इलेक्ट्रॉन बीम की। जब दोनों फील्ड हम ऑन करते हैं तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है E/B। अब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सेलरेट करता है, तो जबकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ रोटेट करता है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। तो ½ mv² इज़ इक्वल टू E इंटू V। फिर कैपिटल V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। यहाँ से अगर हम देखें तो mv² इज़ इक्वल टू 2eV, सिंप्लीफाई किया उसी इक्वेशन को, और v की वैल्यू हमने E/B रखी तो हमको मिला me²/b² इज़ इक्वल टू 2eV। राइट साइड में E है, लेफ्ट साइड में m है, तो E/m यानी कि स्पेसिफिक चार्ज जिसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू हो जाएगी E²/2vB²। तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक चार्ज डिराइव कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हम बहुत सारी चीज़ें पहली बार देख पाए थे, इसीलिए ये बहुत ही हिस्टोरिकल है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, ये इसी एक्सपेरिमेंट से पता चला था। स्पेसिफिक चार्ज, हम किसी भी प्रकार के चार्ज पार्टिकल का स्पेसिफिक चार्ज Q/m निकाल सकते हैं। नेचर ऑफ चार्ज हम निकाल सकते हैं, अपवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ फील्ड्स। और पोटेंशियल डिफरेंस भी हम मेजर कर सकते हैं इसके डिफ्लेक्शन को नाप कर। तो ये J.J. थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बारे में हुआ। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है जो कि क्रॉस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एक एप्लीकेशन है, वो साइक्लोट्रॉन में होता है। साइक्लोट्रॉन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्षैतिज दिशा में लगती है और मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। इनकी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल अपोजिट नहीं होती, बस ये इसमें फ़र्क है। तो साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये 2 डीज होते हैं, मेटल के बने हुए हॉलो प्लेट्स होते हैं, और एक्चुअली एक स्फीयर आपने लिया या इलिप्स आपने लिया और उसको बीच से काट दिया, तो वो उसके हॉलो है वो स्फीयर। तो जब आपने काटा तो एक हिस्सा एक डी की तरह दिखेगा और दूसरा उसका मिरर इमेज दिखेगा। तो वैसे ही 2 डीज आपको दिख रहे हैं, 2 अलग अलग कलर्स में।
इनको एक हाई फ्रीक्वेंसी एसी इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ दिया जाता है। उसका भी एक रीजन है जो हम डिस्कस करेंगे। इन दोनों के बीच में एयर गैप होता है और वहीं एक होल रहता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भेजे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर एंटर करते हैं तो इन दोनों डीज़ के बीच में आरएफ हाई फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने का काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं और उस दिशा में जाते हैं जो डी जो है पॉजिटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही जाएगा। तो इनमें से जो डी उस समय जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया उसमें से दोनों में से जो डी पॉजिटिव होता है उस डी की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है। अब इन दोनों डीज़ के ऊपर एक समान मैग्नेटिक फील्ड लगा है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्षैतिज दिशा में लगा है, तो क्षैतिज या एक्स दिशा में जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है प्लस से माइनस की ओर उसी दिशा में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। लेकिन इन इलेक्ट्रिक फील्ड के और इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेट करने का काम नहीं करता, वो सिर्फ उसको एक दिशा दे देता है, एक सर्कल में मूव कराता है और उस सर्कल का रेडियस मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में एक्सेलरेट होता है और एक छोटा सर्कल बनाता है। जब वो सर्कल पूरा करके एक डी से बाहर आता है तब तक दूसरा जो डी है वो पॉजिटिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन उस डी की तरफ अट्रैक्ट होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हाई वोल्टेज लगा हुआ है दोनों डीज़ के बीच में उसके कारण ये बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है। एक्सेलरेट हो जाने की वजह से अब इसके रेडियस का जो मान है वो बढ़ जाता है, तो वो अब बड़े सर्कल में चक्कर लगाता है। जैसे ही वो चक्कर पूरा होता है इस डी के भीतर तब तक उसका अपोजिट डी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन इस तरह से कई बार इन दोनों डीज़ के बीच में हर बार एक्सेलरेट होता है, हर बार उसके रेडियस का मान बढ़ता चला जाता है और वो बड़ा और बड़ा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाता हुआ एक्सेलरेट होता चला जाता है। और जब हमको इलेक्ट्रॉन की सफिशिएंट एनर्जी या इलेक्ट्रॉन तो खैर साइक्लोट्रॉन में नहीं एक्सेलरेट किया जाता, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल जब सफिशिएंट एनर्जी इसको मिल जाती है तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के द्वारा इनको टारगेट की ओर डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो आप जैसे देख रहे हैं जो कैलकुलेशन किया गया है उसमें इसी बात का कैलकुलेशन है कि कितना फोर्स लग रहा है क्यू वी क्रॉस बी, क्योंकि वी और बी परपेंडिकुलर हैं तो क्यू वी बी हो गया इसका मान। इस मैग्नेटिक फोर्स के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स से लग रहा है जिसके कारण वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो क्यू वी बी जो है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r के बराबर है। यहाँ से हम रेडियस का मान निकाल लेंगे कि सर्कल का रेडियस कितने मैग्नेटिक फील्ड में कितना सर्कल का रेडियस बनाता हुआ कर्व जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करेगा। अब अगर हमको रेडियस पता है तो हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी हमको मिलती है qb/m और इलेक्ट्रॉन किस फ्रीक्वेंसी से चल रहा है, मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसके लिए हमको फॉर्मूला मिल जाता है qb/2πm। अब हम ये करते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी फिक्स कर देते हैं, इसलिए इस फ्रीक्वेंसी को हम साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अब हमने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाने का जो रेडियस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से उसका सर्कल जो है वो कंप्लीट होगा उसी फ्रीक्वेंसी पर फील्ड जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो ये जो एक्सेलरेशन का काम है ये लगातार चलता चला जाएगा। तो हमने देखा कि क्रॉस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत जो चार्ज है वो बहुत कॉम्प्लेक्स मोशन करता है, लेकिन कुल मिलाकर एक सर्कुलर मोशन और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लीनियर मोशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण आपको कभी हेलिकल मोशन मिलता है, कभी प्लेन सर्कुलर मोशन मिलता है, कभी लीनियर मोशन मिलता है और कभी साइक्लॉइड की तरह का मोशन मिलता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर क्रॉस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये कुछ लिंक्स हैं जिसमें कि एनिमेशन के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से इस पूरे फिनोमिना को और अच्छी तरह से समझा जा सकता है, तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं।